नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने दिल दहला दिया, जिसने हिलाकर रख दिया, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। रेप के झूठे केसेस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 केसेस दर्ज कराए एक सो कॉल्ड पीड़िता, इसको मैं कहूंगा। और आप सोचिए कि उनमें लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कई लोग जेल चले गए, घर बर्बाद हो गए, कई लोग बीमार हो गए, उनके परिवार वाले बीमार हो गए। और ये सिस्टम के मुंह पर एक तरह से कहा जाए करारा तमाचा। हालांकि अब इस मामले की सच्चाई खुली है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं पीड़ित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इनको बरी कर दिया गया। ये आरोपी थे वैसे शुरुआत में। हमारे साथ एक्स आर्मी मैन हैं, वालिया जी इनका नाम है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इन पीड़िता का सो कॉल्ड नाम मत लीजिएगा, लेकिन आप कैसे इस मकड़जाल में फंस गए और हुआ क्या ये? और आप अभी पहले तो लेटेस्ट मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपके केस को लेकर कहा। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये आप पब्लिक के सामने ला रहे हैं टू क्रिएट एन अवेयरनेस। मैं फंसा कैसे? मैं एक ऑथर हूँ। मैंने 5 किताबें लिखी हैं। आर्मी से मैंने रिटायरमेंट ली थी। मेरा नाम कैप्टन राकेश वालिया है। जो किताब मेरी पर्सनल लाइफ पे है, ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर, विच वॉज द थर्ड बेस्ट सेलर। कोविड के दौरान ये मेरे साथ टच में आए थे, पोजिंग एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। 3 जने थे, दिस लेडी, हस्बैंड एंड वाइफ, फ्रेंड। सो तीनों जने दे पोज एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नंबर 1 टू प्रमोट मेरी किताब। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि हम आपकी किताब को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे ताकि Tier 2 और Tier 3 सिटी में चली जाए और वाइडर रीच हो जाए। तो उसको देखते हुए मैं इनके जाल में फंस गया और मैं इंटरेस्ट हो गया। एंड उसके बाद से फिर ये मेरे साथ टच में रहे। कब की बात है सर? ये जो किताब मैंने लिखी थी 2017-18 में, उसके बाद कोविड आ गया, क्योंकि 18 में मेरे को कैंसर हो गया था। 18-19 में मेरी ट्रीटमेंट चली, 20 से कैंसर वो कोविड आ गया। कोविड के दौरान से ये मेरे साथ टच में थे। और ये जो इंसिडेंट पर्टिकुलर हुआ है, ये 29 दिसंबर 2021 को हुआ है। और उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर दिन में, इन्होंने मेरे को कॉल करके ये कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी स्टोरी हम जान लें और किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना लें, प्रमोशनल स्ट्रेटजी। तो मैं अग्री कर गया। मेरा ऑफिस महरौली में होता था। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं और मेरे हस्बैंड आपसे आके मिलेंगे। तो महरौली छतरपुर मेट्रो स्टेशन में मीटिंग पॉइंट फिक्स हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी। उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो वो ठीक नहीं रहती हैं। तो मैंने कहा था कि मैं मिल नहीं सकता, और मैं भी एक हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हूँ बिकॉज ऑफ माई कैंसर बैकग्राउंड। तो मैं पब्लिक प्लेस में जा नहीं सकता। तो जब मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचा तो ये अकेली थी। मैंने इनसे पूछा कि भाई हस्बैंड कहाँ है? कहते हस्बैंड को कोई और काम आ गया तो वो वहाँ चले गए अर्जेंट मीटिंग में। मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और फिर उसके बाद हम ये एक स्ट्रेटजी बना के आपसे डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज़ हाउ मैं इनके साथ ट्रैप में फंसा। ये मेरे साथ गाड़ी में बैठे, 3:30 का टाइम था, 3:30 शाम का। और जब रास्ते में हम चले हैं, रास्ते में चलते रहे, इनके पास एक रिकॉर्डर था जो ये रिकॉर्ड कर रही थी, और 2 मोबाइल थे। मोबाइल पे ये कंटिन्यूसली बात भी किसी से कर रहे थे, कई बार मैसेज भी डाल रहे थे। रास्ते में चलते हुए इन्होंने मेरे को नोएडा पहुंचने से थोड़ी देर पहले ये कहा कि मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बिज़ी रही हूँ फ़ोन पे। हम एक काम करते हैं, किसी होटल में चलते हैं, पीसफुल बात करते हैं। होटल मेरे दिमाग में टिक कर गया वर्ड। अगर शायद कोई ये मेरे को कहता कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी और होटल में बहुत सा अंतर लगा। जब होटल इन्होंने बोला तो मेरे को टिक लगा। मैंने क्या किया, गाड़ी सीधा पुलिस चौकी के सामने, मेट्रो दिस बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन सेक्टर 38 नोएडा, पुलिस चौकी के सामने लाके इनको उतार दिया। पुलिस चौकी 38 में उतारा। शाम को 6 बजे सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन से मेरे को कॉल आई कि अभी आपके अगेंस्ट में किसी ने रेप का मामला दर्ज करवाने की कोई कोशिश कर रही है, कंप्लेंट आई है। मैं इसमें बीच में आपको रोकूंगा। ये आपकी पहली मुलाकात थी इस लेडी से? ये पहली मुलाकात थी। बाकी इससे पहले जो बात हुई वो सब फोन पर हुई? वो फ़ोन पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कोविड का दौरान था, मिलना जुलना ठीक ही नहीं था। कोविड पे, सॉरी, सोशल मीडिया पे होती रही, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, ऐसे होती रही, और बात भी वहीं से टेलीफोन पे होती थी। उसके बाद मैंने, जब इन्होंने 6 बजे मेरे को कॉल आई, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कोई दर्ज करा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो इनको जानते नहीं, कोई नाम कुछ और मेरे को बताया था, इनको कुछ और बताया था। मैंने कहा आप मेरी बात करा दीजिए। तो वो कहते हैं जी हम तो इनसे बात करेंगे नहीं।
क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के आए थे कि हम इनको फंसा ही देंगे। अच्छा, 6 बजे जब वहाँ से कॉल आई थी, 5 मिनट पहले मेरे लड़के को एक मैसेज आता है और वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इनके नंबर से एक मैसेज आया, मैसेज डिलीट हो गया। उसके बाद से ये नोएडा में इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये वहाँ से गई क्या नाम है, घिटोरनी पुलिस स्टेशन। घिटोरनी पुलिस स्टेशन में भी नहीं हुई। रात के 11 बजे ये पहुँचे हैं महरौली पुलिस स्टेशन। 11 बजे रात के जब ये बहरौली पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं, 10:58 पे एक दूसरा मैसेज आता है मेरे लड़के को, जो डिलीट नहीं हुआ। और उस मैसेज में 2 मिनट पहले मैसेज आया है, 2 मिनट के बाद 11 बजे वो पुलिस स्टेशन पहुँचे रात को। 11:13 में एफआईआर लॉन्च हो गई मेरे अगेंस्ट में। 13 मिनट में सो इफेक्टिव पुलिस, जहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब हो गया और एफआईआर भी हो गई। और सर, अगर आप एफआईआर की इनकी कंप्लेंट देखेंगे, जिस तरह से ड्राफ्ट की हुई है, वो कंप्लेंट जैसे मैं कहता हूँ एक मोतियों की माला जड़ी हुई है। कोई करेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सो वेल रिटन, सो प्लान्ड। जनरली आदमी ये कंप्लेंट, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कंप्लेंट में जो इन्होंने एलिगेशन लगाए कि मेरे को इन्होंने 3:30 बजे उठाया, 20 मिनट के बाद इन्होंने मेरे को मेरे को प्यास लगी, मैंने मांगा, मेरे को कैंपा कोला दी, दैट वाज स्पाइक्ड। मेरे को 15-20 मिनट के बाद नशा आ गया। उसके बाद ये मेरे को कहीं घुमाते रहे नोएडा में, आइसोलेशन प्लेस में। और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया ऑन वे टू सेक्टर 34 एंड 35। और ये टाइम ऑफ असॉल्ट ये इन्होंने बताया 4:15। अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करें टाइम शेड्यूल में, मैंने इनको 3:30 बजे उठाया, 4:45 पे इनको मैंने ये नोएडा मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट सर ड्राइविंग टाइम ही होता है। 29 दिसंबर ईयर एंड था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग छुट्टियों पे थे, पुलिस बैरिकेड चल रही थी, आश्रम ब्रिज वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। इतना टाइम तो ट्रैवल में ही लगता है, वो लग गया। दूसरा चीज़ सर, अगर जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को 3:30 बजे उठाया, 3:20 मतलब 20 मिनट के बाद ड्रिंक पिलाई तो 3:50 हो गए। 20 मिनट के बाद मेरे को नशा आ गया, 4:10 हो गए। 4:15 पे मेरे साथ असॉल्ट हो गया। 5 मिनट में मैं इनको घुमाता भी रहा, असॉल्ट भी हो गया। और अगर आप एफआईआर पढ़ो, जिस तरह का असॉल्ट हुआ है, वो असॉल्ट तो मेरा ख्याल है कोई भी एनर्जेटिक यंगस्टर भी नहीं कर सकता किसी के ऊपर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर पूरी तरह से फर्जी एलिगेशन है। टोटली फर्जी एलिगेशन। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी जब चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं, उसके बाद पुलिस ने आपको कॉल किया, आप थाने गए? उसके बाद मैं थाने गया, मेरे को कॉल आ गई तो मैं थाने गया। थाने जाने के बाद आपने सच्चाई बयान की कि भी ऐसा? मैंने सच्चाई बयान की। जनरली क्या होता है कि सर, जब एक्विजिशन लगता है तो यू बिकम अ क्रिमिनल। ओके, ठीक है। तो वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता कि भी क्राइम किया है या क्या है। ठीक है। तो एक्विजिशन लगते ही पुलिस ने वो लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं सच्चा था, सच्चाई मेरे साथ थी, तो जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने उनको पूरा सच सच सब कुछ बता दिया। उसके बाद इनको द सो कॉल्ड पीड़िता लेडी को इनको अस्पताल लेके गए मेडिकल कराने के लिए। जब मेडिकल कराने के लिए के गए, तब से कहानी खुलनी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। इन्होंने मेडिकल करने से मना कर दिया, इन्होंने अपने कपड़े देने से मना कर दिया, इन्होंने अपना मोबाइल देने से मना कर दिया, इन्होंने अपना ब्लड देने से मना कर दिया, दैट टू टेस्ट दैट ब्लड अल्कोहल है या नहीं है, वो मना कर दिया। मेरे से जो मेडिकल मांगा, जो चीज़ मांगा, सब कुछ दिया, स्वैप दिए, सब कुछ दिया। उसके बाद जब एफएसएल रिपोर्ट आई, उसमें कुछ नहीं निकला। चार्जशीट फाइल हुई। नहीं, आपको क्या अरेस्ट किया गया इसके? नहीं, मेरे को अरेस्ट नहीं किया गया। कारण ये था कि कोई इनके पास कोई एविडेंस नहीं था एक्सेप्ट उस समय मैं जानना चाहूँगा डीसीपी कौन थे साउथ? ये बहरौली थाना साउथ के अंदर आता है। डीसीपी याद नहीं, एसएचओ याद नहीं, मेरे को याद नहीं, इतना याद नहीं। उसके बाद पुलिस ने, चलिए एक चीज़ तो ठीक की कि दिल्ली पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया, तो इस तरह के केसेस में लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने मेरे को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मुकदमा दे दिया। मुकदमा दे दिया। और मुकदमे में जो चार्जशीट भी फाइल हुई है, सरप्राइजिंगली चार्जशीट फाइल हुई है, मेरा ख्याल है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चार्जशीट है, जहाँ पर चार्जशीट पे नो अरेस्ट चार्जशीट लिखा है। ठीक है। नो अरेस्ट चार्जशीट हुई एंड ये सारा कुछ लिखा है कि दैट शी वाज नॉन कोऑपरेटिव। उन्होंने अब किन सेक्शंस में चार्जशीट दाखिल की? चार्जशीट्स दाखिल हुई है 376, 377। मतलब इसका मतलब पुलिस ने भी चार्जशीट ये उसके बयान को सही मान लिया एक तरह से। हाँ, सही मान लिया उन्होंने। चार्जशीट मतलब जो भी पॉसिबल एलिगेशन लगाए, जो एलिगेशन थे सारे के ऊपर लगा दिया। और चार्जशीट में ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई उसने ये नहीं दिया। अब जब कोर्ट में मामला गया तो क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट में? ट्रायल कोर्ट में मामला गया क्योंकि मैं मेडिकल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है, स्ट्रेस घर में बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा था कि मेरी वाइफ को ब्रेन हेमरेज हो गया है।
उनकी आधा स्कल निकाल के दोबारा 2 बार ब्रेन सर्जरी हुई है। तब मैंने क्या किया, ये ट्राई करने की कोशिश की इसको मैं जल्दी कैसे ख़त्म कर सकूँगा। ट्रायल चल रही थी। ट्रायल चलने के बाद गॉड इज़ काइंड, मैं टच में आया दीपिका जी के। दीपिका बिकेम एज एन एंजल टू मी। इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, आपको अगर जल्दी ख़त्म करना है हम हाई कोर्ट चलते हैं। हाई कोर्ट में ये इसको क्वाश की एप्लीकेशन डालते हैं। तो हमने दीपिका जी के हाई कोर्ट में जाके क्वाश की एप्लीकेशन डाली। जब क्वाश की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, जज अंडरस्टूड माई केस, इट इज़ वेल देयर इन ऑन डॉक्यूमेंट्स। बट वो जजमेंट जो आई है वो इस तरह की बड़ी ऑकवर्ड सी जजमेंट आई है कि येस हम समझते हैं, लेकिन आप ट्रायल के लिए जाइए, अगर ट्रायल से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हमारे पास दोबारा आ जाना। मैं ट्रायल से सेटिस्फाइड नहीं था, तभी तो मैं आपके पास गया था। वो जजमेंट भी मेरे अगेंस्ट में आ गई, डिसमिस हो गया। फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा डिस्कस किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने का डुअल बेंच जज के सामने ये लगी एंड बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने मेरा केस सुना। केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब हमने अपनी पिटीशन फाइल की थी, हमारे पास टोटल 6 एफआईआर की कॉपियां लगाई थी हमने। मतलब आपने इस लड़की का, ये जो महिला थी जो सो कॉल्ड पीड़िता थी, उसका आपने पूरा आपराधिक इतिहास बता दिया कि भैया ये काम ही है इनका। आप ये देखिए, आपराधिक इतिहास तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है। 6-7 तो मैं निकाल सका हूँ, जो 64 ईयर का ओल्ड आदमी हूँ, कैंसर से पेशेंट हूँ, वाइफ बेड रिडन है। 6 मैंने निकाल दी, कितनी और होंगी और कितनी पैसा लेन देन के बाद सेटल हो गई होंगी। सर, जब केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, मैंने 6 लगाई। 6 लगाने के बाद जज साहब ने दी स्टेट से पूछा गया कि भी आपने वेरीफाई किया? उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। नेक्स्ट डेट में उन्होंने कहा सर 6 नहीं, ये 7 हैं। जब नेक्स्ट डेट 7 लगी, तब तक सर डेट, लास्ट डेट से और 7वीं के बाद में एक और हमको मिल गई। हमने कहा सर 7 नहीं है, 8 हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आज सुबह एक और मिल गई, जबकि मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, बरी हो चुका हूँ, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेरे फेवर में है। उसके बाद आज सुबह मेरे को एक और एफआईआर मिल गई कि इस लेडी ने करा, एक और किया हुआ है। 8 की जगह अब 9 हो गई। ठीक है, 9 मुकदमे इस लेडी ने किए और आप तो कह रहे हैं कि मैं तो कभी मिला ही नहीं, एक ही बार मिला और ये सब कुछ हो गया। सर, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ, सिर्फ एक, अच्छा मेरे पास एक्सटॉर्शन कॉल आई है इनके लॉयर से। पैसा मेरे शुरू में इंडिकेटर था कि ज़्यादा पैसा देने के लिए। मेरे घर में पैनिक करने के लिए एफआईआर से पहले वो भी मैसेजेस भी आए। पैनिक हो गया घर में, सब कुछ हो गया। सिर्फ यही था कि मैंने ये कहा कि मैंने तो छुआ तक नहीं है। मैं सो कॉन्फिडेंट। दूसरा, बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, आई पुट माई फुट डाउन। कौन इतना बड़ा डिसीजन लेता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा हैरेस हो जाऊंगा। बीच में एक बार ख्याल जरूर आया था, जब उन्होंने लास्ट मेरे को कॉल करने शुरू किए उनके लॉयर ने, तब बात ये भी आई थी, हमको पता है कि हमारे केस में कुछ नहीं है, कैप्टन साहब एक काम करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए आप दे दो ओनली। पहले तो बहुत मांग रहे थे। ये जो कॉल कर रहे थे वाले साहब, ये कौन कर रहे थे आपको? वो ये कह रहे थे कि हम इनके लॉयर हैं। मैं उनसे नहीं मिला हूँ। कॉल उन्होंने मेरे को कई बार की है और मुकदमा दर्ज होने के बाद सिर्फ लॉयर आपसे बात कर रहे थे? मुकदमा करने के बाद मेरे साथ लॉयर टच में था। ये लेडी टच में नहीं थी? ये लेडी टच में थी, द सो कॉल्ड लॉयर। आप इस लेडी से आज तक कितनी बार मिले? मैं एक बार ही मिला हूँ। और एक ही बारी में मुकदमा हो गया और बाद में सारी कहानी आपको बाद में चलती रही? ये तो इतनी तेज हुआ है कि जितनी तेज कोई ऑपरेशन हुई। दोस्तों, 2021 से लेकर 2025, आज 25 है, अभी 2 का फैसला मुझे लगता है 1-2 दिन पहले आया। 25 तारीख को आया, फरवरी को। फरवरी 25 को फैसला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, इस मामले में वालिया जी को बरी कर देती है और कहती है ये तो फर्जी मुकदमा था।